हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम लोग अकाउंट से लेकर के नहीं आए हैं। ये जो वीडियो है हमारा वो बिजनेस स्टडीज बुक का है और बिजनेस स्टडीज में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, ये जो आप सोच रहे हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट बस एक चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको 12th के एग्जाम में ही नहीं बल्कि जब आप एमबीए में जाओगे तो एमबीए करोगे तो वहां भी आपको बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, नेट प्रिपरेशन करोगे तो वहां भी बिजनेस इन्वायरमेंट एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट दो शब्दों के योग से बना है, जैसा कि आप जान रहे हो, एक बिजनेस और दूसरा इन्वायरमेंट। बिजनेस हम लोग 11th में पढ़े थे, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है। खैर बिजनेस पर हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस क्या है, लेकिन बिजनेस को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लें कि इन्वायरमेंट क्या है, मीन्स वातावरण क्या है। तो इन्वायरमेंट की बात यदि हम लोग करें तो सिंपल वर्ड में इन्वायरमेंट क्या है आप समझो। ये आप हो, ये आपके दोस्त, बहुत सारे दोस्त, ये आपका समाज है, सोशल है, ये आपका स्टेट है, और ये आपका कंट्री, देश। आगे भी जाएंगे हम लोग, वर्ल्ड पर भी जा सकते हैं। तो हमारे स्टेट का जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हम जिस समाज में रह रहे हैं, सोशल में रह रहे हैं, उस समाज की जितने भी पब्लिक हैं, उस समाज की जितनी भी जनता है, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक, जनता, ठीक, ये हमारे दोस्त हो गए, ये हमारा परिवार हो गया। परिवार में और भी पर्सन होंगे, हमारे माँ बाबूजी, दादा दादी, भाई बहन, ठीक, ये हमारा फैमिली है, परिवार, चलो लिख देते हैं परिवार। ये हमारे मित्र और रिश्तेदार हैं, ये पब्लिक है, हमारे सोशल, हम जिस समाज में रह रहे हैं, ये हम जिस राज्य में रह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, ये कंट्री है, और ये भारत सरकार है, करेक्ट। और भी आगे चले। अब यहां पर का जो क्लाइमेट है, हम जहां पे रह रहे हैं वहां पर का जो क्लाइमेट है, जिसको हम लोग कहते हैं मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, इसको हम लोग कहेंगे नदी, इसको हम लोग कहेंगे पहाड़, ठीक, ये सूर्य की रोशनी, ये सब के सब जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे हम सरवाइव कर रहे हैं, ये सब के सब आप जो देख रहे हो, हमारे मित्र, रिश्तेदार, आम जनता, हम जिनके बीच रह रहे हैं, उनका बना हुआ मकान, मौसम, पहाड़, नदी, सूर्य की रोशनी, हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, रूल्स, केंद्र के द्वारा बनाया गया रूल्स, नियम, ठीक, ये सबके सब हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है।
अब कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आसपास जिन चीजों को देखते हैं, जिन वस्तुओं को देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, क्या वो सभी के सभी पर्यावरण है? जी हाँ, वो सारे के सारे पर्यावरण है, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। करेक्ट। अब इसमें से आप देख रहे होंगे कि कुछ चीजें ऐसी है, ये सारे के सारे आपको इफेक्ट करते हैं। आप यू, आपकी फैमिली भी आपको इफेक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा आपको प्रभावित करते हैं। कभी आपको डिस्टर्ब करते होंगे आपका फैमिली, तो कभी अच्छे मार्ग पर चलाने को शिक्षा देते होंगे, अच्छे ढंग से जीने के लिए आपको बेहतर खान पान, बेहतर शिक्षा पाने के लिए आपको प्रमोट करते होंगे, आपको हेल्प करते होंगे। तो आपका फैमिली भी इन्वायरमेंट है। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप जिस परिवार में रहते हो, आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, वो भी आपका इन्वायरमेंट है। उस परिवार का जो माहौल है वो भी आपके लिए इन्वायरमेंट है। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, मित्र है, वो भी पर्यावरण है, वो भी इन्वायरमेंट है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। आप जिस समाज में रह रहे हो, समाज का जो वातावरण है, समाज का जो कल्चर है, समाज की जो संस्कृति है, सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक नियम है, सामाजिक व्यवस्था है, वह भी आपके लिए पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। आप जिस राज्य में रह रहे हो, उस राज्य की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम राज्य को चलाने के लिए, वो भी आपके लिए इन्वायरमेंट है। आप जिस देश में रह रहे हो वो भी आपके लिए इन्वायरमेंट है। देश की क्या पॉलिसी, हमारी कंट्री की क्या पॉलिसी है, हमारी कंट्री में रहने के लिए क्या सरकार के द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं, ये सारे के सारे हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये जो आप सूर्य की रोशनी देख रहे हो, सूर्य, ये भी हमारे लिए इन्वायरमेंट है। कभी कम धूप देता है तो कभी ज्यादा धूप देता है, कभी छिलमिलाती धूप में हमें निकलना पड़ता है तो कभी धूप के लिए हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए इन्वायरमेंट है। आप ये जो मौसम देखते हो, कभी ठंड का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बसंत का मौसम, विंटर सीजन, तो ये भी हमारे लिए, मौसम भी कहीं न कहीं किसी प्रकार से हमारे लिए इन्वायरमेंट का काम करती है, पर्यावरण का काम करती है। कभी हम अच्छा फील करते हैं तो कभी खराब फील करते हैं। कभी गर्मी के मौसम में आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में आप कॉटन कपड़ा पहनते हो, तो ठंड के मौसम में आप दो स्वेटर, जैकेट वगैरह भी आप डाल लेते हो शरीर पर, फिर भी ठंड नहीं जाती है। क्या आप ठंड बंद करते हो? क्या आप ठंड को रोक सकते हो? क्या आप गर्मी को रोक सकते हो? जी नहीं, आप नहीं रोक सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है ये मौसम, ये नदी, तो ये सारे के सारे हमारे पर्यावरण है। तो अब आप बहुत ही स्मूथली वे में कह सकते हो कि सर पर्यावरण आखिर क्या है। तो हम अपने चारों ओर जिन जिन चीजों को देखते हैं, जो जो एलिमेंट्स है, जो अवयव है, उन सारे एलिमेंट्स को, सारे अवयव को हम लोग पर्यावरण कहेंगे। लेकिन सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने जो ये बोला था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमें इफेक्ट तो करते हैं, प्रभावित तो करते हैं, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग उसको डाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माँ, आपके पापा और आपके छोटे भाई, करेक्ट, आपके माँ पापा आपके अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे, बल्कि आपको आपके फैमिली के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी बच्चा जब बदमाश होता है तो अपने माँ बाप जी को भी अपने अकॉर्डिंग ढाल देते हैं, अपने परिवार को, कि ऑप्शन में रखा जाए, इसको बाद में रखा जाए, टेंशन के रूप में। ठीक, आपके मित्र, आपके दोस्त, कभी कभी आपका दोस्त, जरा सा देखते होंगे व्यवहारिक जीवन में कि आपका जैसा दोस्त होगा, आपका जैसा मित्र होगा, फ्रेंड होगा, आप उसके साथ रहते रहते उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। तो कभी कभी आपका प्रभाव यदि जाते होगा तो आप अपने दोस्त को अपने जैसा बना लोगे। ठीक, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं
जैसे स्टेट गवर्नमेंट उसके द्वारा बनाए गए रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके द्वारा बनाए गए रूल, ये जो सूर्य हो गया, ये पहाड़ हो गया, ये मौसम हो गया, ये नदी हो गया, क्या कभी आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाले हैं या फिर इसके अकॉर्डिंग मौसम के अनुकूल आप ढल चुके हो? हम मौसम के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं जीने के लिए, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। ठीक, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। यदि इसके रूल्स के अगेंस्ट यदि हम चलेंगे तो फिर हम इलीगल पर्सन कहलाएंगे और हमारे ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती की जाएगी क्योंकि मैंने रूल को फॉलो अप नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए रूलों को पालन करना पड़ेगा। ठीक, हमें अपने अकॉर्डिंग हम रूल नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो अप करना पड़ता है और उसके अनुकूल हम चलते हैं। क्या मौसम को हम अपने अनुकूल ढाल देते हैं या मौसम के अनुकूल हम खुद को ढाल लेते हैं? तो आप इसमें से लगभग बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आप देख रहे होंगे जो हमें इफेक्ट करते हैं और जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोलिंग नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं ढाल सकते हैं, बल्कि उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम सरवाइव कर सके, रह सके, जी सके। ये था आपका इन्वायरमेंट। बट हमें इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट। करेक्ट। अब अपने आप को हम यहां पर से हटा करके, फैमिली को हटा करके यदि हम अपने बिजनेस को यहां पर सेटअप करें, करेक्ट, हम अपने बिजनेस को यहां पर सेटअप करें तो अब आप ये जो देख रहे हो कि हमारा बिजनेस जिस जगह पर एस्टैब्लिश है, जहां पर हमारा बिजनेस रन कर रहा है और हमारे बिजनेस को जो जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, जो जो अवयव इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं पर एस्टैब्लिश होता है, हमारा बिजनेस भी किसी न किसी समाज में स्थापित होता है और समाज से ही हम बिजनेस के रिसोर्सेज को लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल समाज के ही किसी व्यक्ति से हम लोग परचेज करते हैं, मैन पावर समाज में ही रहने वाले लोगों को हम लोग मैन पावर के रूप में यूज करते हैं, मजदूर या एम्प्लॉय के रूप में यूज करते हैं। और हम जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, हम जो वस्तुएं बनाते हैं वो समाज के लोगों के लिए ही बनाते हैं और समाज के लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। यानी समाज के लोगों को ही हम अपने प्रोडक्ट को उनके हाथ बेचते हैं। तो यहाँ पर हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में व्यवसाय करते हैं, तो समाज के प्रति भी हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले व्यवसाय का समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती थी। पहले बिजनेस का जो मीनिंग होता था ओनली प्रॉफिट अर्निंग, ओनली प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाने के उद्देश्य से। टू प्रॉफिट मोटो परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स के अलावा हमारे बिजनेस का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी है और हमारा बिजनेस उस सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है। चलो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले हम लोग बिजनेस का मतलब समझ लें। बिजनेस 11th में भी मैंने पढ़ाया था बिजनेस क्या है। वैसे बिजनेस को यदि डीपली में समझा जाए तब तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं बिजनेस को समझाता हूं। बिजनेस क्या है? बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन, मीन्स उत्पादन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का क्रय विक्रय, एंड हेल्पिंग एक्टिविटीज, मीन्स सहायक। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। प्रोडक्शन और एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, किसान के द्वारा खेती करना, अनाज का उत्पादन करना और मैन्युफैक्चरिंग का काम करना मीन्स
वस्तुएं बनाना हम लोग प्रोडक्शन के अंतर्गत उसको रखते हैं। यदि प्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछा जाए तो बहुत ही ज्यादा हम लोग डीप में चले जाएंगे। क्या प्रोडक्शन का मतलब समझे किसी भी वस्तु का उत्पादन करना या फिर किसान के द्वारा अनाज उत्पादन करना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स वस्तुओं को खरीदना और बेचना, रॉ मटेरियल खरीदना और वस्तुएं तैयार करके उन्हें जरूरतमंद लोगों के हाथ बेचना ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहलाता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का क्रय विक्रय। और हेल्पिंग एक्टिविटीज, उत्पादन करने के लिए और वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए जो भी क्रियाएं हमारा साथ देती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज, यदि बैंक नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों ही नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बैंक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करती है। बैंक जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर कर्ज भी देती है। तो बैंक बहुत सारे मतलब बैंक फाइनेंशियली रूप से हमारा सपोर्ट करती है, हमारे बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वस्तु बेचने के लिए। अधिक से अधिक पैसा जमा हो जाने पर बैंक सेफ्टी के रूप में उसको अपने पास रख लेती है। तो बैंक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमारे प्रोडक्शन को, हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स को, ये दोनों को मदद करती है। जैसे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की सुविधाएं, वेयर हाउसिंग, गोदाम या गोडाउन सर्विसेज, गोडाउन सेवाएं, कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब के सब जितने भी हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब के सब हेल्पिंग एक्टिविटीज है, सहायक क्रियाएं हैं जो हमारे प्रोडक्शन को, हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स को, और यदि टोटालिटी ले लिया जाए तो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। और ऐसे सपोर्टिंग एक्टिविटीज को भी हम लोग बिजनेस में शामिल करते हैं, इसको भी हम लोग बिजनेस ही कहेंगे। तो बिजनेस के अंतर्गत प्रोडक्शन, एक्सचेंज और हेल्पिंग एक्टिविटीज को हम लोग शामिल करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटो, लाभ कमाने के उद्देश्य से। क्लियर है? तो अब आपने बिजनेस समझा कि बिजनेस क्या है। व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर के क्रय विक्रय के माध्यम से लास्टली, फाइनली, अंतिम रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस कहते हैं। और हमारा बिजनेस जिस सराउंडिंग्स में, जिस परिवेश में, जिस इन्वायरमेंट में एस्टैब्लिश है और चल रहा है, उस इन्वायरमेंट को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से समझें। ये हमारा बिजनेस है, करेक्ट। हमारे बिजनेस से रिलेटेड पर्सन कौन से है जिससे हमारा बिजनेस चलता है, बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। कस्टमर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राहक, ठीक। सप्लायर, जिसको हम लोग कहते हैं आपूर्तिकर्ता, ठीक। कंपटीटर, जिसको हम लोग कहेंगे प्रतियोगी, करेक्ट। कंपटीटर, इन्वेस्टर,
जिसको हम लोग कहेंगे निवेशक। पब्लिक, जिसको हम लोग कहेंगे आम जनता। मिडिलमैन, जिसको हम लोग कहेंगे या मिडिलमैन को हम लोग मीडिएटर भी कहें, बिचौलिया। तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हो, इन्वेस्टर, पब्लिक, कंज्यूमर, कंपटीटर, मिडिलमैन या मीडिएटर, सप्लायर, ये सब के सब जितने भी पर्सन हैं, ये हमारे बिजनेस के साथ बहुत ही इन लोगों का नजदीकी रिश्ता है। और ये सारे के सारे जो पर्सन है, ये सारे के सारे जो व्यक्ति है, हमारे बिजनेस को किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट करते हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। और इन सभी पर भी हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करके हम अपने इन्वेस्टर, पब्लिक, कस्टमर, कंपटीटर, मिडिलमैन और सप्लायर पर थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये भी हमारा इन्वायरमेंट हो गया, क्योंकि हमारा बिजनेस इन्हीं सब के कारण से, इन्हीं सब लोगों के कारण से चलता है। यदि ये लोग ना हो तो हमारा बिजनेस सही ढंग से चल नहीं पाएगा। थोड़ा सा देखिए, कस्टमर, हम जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं, हम अपने माल को बेचते हैं किसके हाथ? कस्टमर के हाथ, यानी ग्राहक के हाथ। हम जिनके हाथ माल बेचते हैं उसे हम लोग ग्राहक कहते हैं। नंबर 2, हम सप्लायर से माल खरीदते हैं। सप्लायर से माल खरीदते हैं जो हमें माल, जो हमारे हाथ माल बेचता है, हमें माल की आपूर्ति करता है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स की आपूर्ति कर रहा हो, उसको हम लोग सप्लायर कहते हैं, आपूर्ति करता कहते हैं। तो आपूर्ति करता हमें माल सप्लाई करता है और हम अपने माल को अपने ग्राहक के हाथ बेचते हैं। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए सप्लायर और कस्टमर दोनों होने चाहिए। चलो नेक्स्ट है इन्वेस्टर, का मतलब निवेशक। निवेशक वह व्यक्ति होता है जो हमारी कंपनी में, जो हमारी फर्म में, जो हमारे संस्था में, हमारे बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, लगाता है, और हम उनके पैसे पर इंटरेस्ट या तो फिर प्रॉफिट देते हैं। और इन्वेस्टर के अलावे आप बैंक भी जा सकते हो, बैंक भी इन्वेस्टिंग का काम करती है, बैंक। ठीक, आगे आ जाए कंपटीटर। कंपटीटर वह व्यक्ति है जो हमारे साथ कंपटीशन करती है, हमारे ही जैसा बिजनेस खोल करके हमारे ही नजदीक में बैठा हुआ है। तो ये कंपटीटर भी, हमारा प्रतियोगी भी हमें डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें डिस्टर्ब करता है। मिडिलमैन का मतलब होता है जिसको हम लोग बिचौलिया कहते हैं। मिडिलमैन को हम लोग मीडिएटर भी कहते हैं, बीच का रास्ता। अब जैसे मिडिलमैन में हो गया होलसेलर, एजेंसी। डायरेक्टली हम लोग जहां वस्तुएं बनती है, कारखाने या फैक्ट्री से माल खरीद करके वो माल बेचता है एजेंसी को, एजेंसी माल बेचता है होलसेलर को, और होलसेलर माल बेचता है किसको? रिटेलर को। तो डायरेक्ट कंपनी या मैन्युफैक्चरर से लेकर के हमारे तक माल पहुंचाने के लिए जो भी लोग बीच में आए, उन लोगों को हम लोग मीडिएटर या मिडिलमैन कहेंगे। क्लियर है? तो ये सब किसी न किसी प्रकार से हमारे बिजनेस को या तो अच्छा या तो बुरा प्रभाव जरूर डालता है। करेक्ट?
इन सारे लोगों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है, बल्कि इसके अनुसार ढलना पड़ता है। लेकिन हम प्रयास करके, मेहनत करके हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट और भी है। हम जिस देश में बिजनेस करते हैं, हम जिस स्टेट में या हम जिस डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, वहां की पॉलिसी, वहां के रूल्स, वहां का व्यवस्था, वहां की गवर्नमेंट, सरकारी आदेश, सरकारी नियम, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी राजनीतिक वातावरण, ठीक। स्टेटरी इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं वैधानिक वातावरण, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे फुल्ली डिटेल। वैधानिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं तकनीकी वातावरण, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्टेटरी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट है, ऐसे पर्यावरण है जिसका हमारे साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता ना था। जरा सा देख लो, बिजनेस हमारा है, हमारा नजदीकी संबंध किसके साथ है? इन्वेस्टर, पब्लिक, कंज्यूमर या कस्टमर, कंपटीटर, मिडलमैन, सप्लायर, हमारा नजदीकी संबंध है इससे, इसके साथ हमारा लेन देन होता है। लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं वो हमारे समाज के साथ हमारा दूर का रिश्ता ना था, बहुत दूर दूर, यूं कहे तो हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता ना था, अभी नहीं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसके साथ भी हमारा देख लो एक जनरेशन गैप हो रहा है, बहुत दूर का रिश्ता नाता है। स्टेटरी इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है हमारे बिजनेस के साथ, लेकिन ये हमारे बिजनेस को, हमारे फॉर्म को एक समान ढंग से इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम चाह करके भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को डालना पड़ेगा। सोशल इन्वायरमेंट, हमारा सामाजिक वातावरण, सामाजिक कल्चर, सामाजिक रीति रिवाज, फैशन, डिमांड के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को डालना होगा। टेक्नोलॉजिकल, आए दिन तकनीकी में परिवर्तन आती है, और यदि इस परिवर्तन को हम स्कैन न करें, इस पर ध्यान न दें, इसको समझे नहीं, और इसके अकॉर्डिंग यदि हम अपने बिजनेस को डेवलप नहीं करें, चेंज नहीं करें, तो हमारा बिजनेस फेल्यूर हो जाएगा। करेक्ट। स्टेटरी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए नियम, बनाए गए कानून, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अकॉर्डिंग भी हमें अपने बिजनेस को रन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी राजनीतिक वातावरण, गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमारे बिजनेस या व्यावसायिक नियमों को जिस तरह से बनाती है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो हमारे बिजनेस के साथ इन सभी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम चाहकर के भी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
करेक्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, किसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट किसको कहेंगे? बैंक, इन्वेस्टर, पब्लिक, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्टेटरी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये हमारा इन्वायरमेंट है। तो आप फाइनली आप डिसीजन करो कि बिजनेस इन्वायरमेंट, वैसे इन्वायरमेंट सब है, ये भी हमारा इन्वायरमेंट है क्योंकि हमें इसके बीच में रह करके बिजनेस करना होता है, ये भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। लेकिन वास्तव में बिजनेस इन्वायरमेंट वो फैक्टर है, या बिजनेस इन्वायरमेंट में हम वो फैक्टर, वो एलिमेंट को शामिल करेंगे जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो, कोई नियंत्रण नहीं हो, बल्कि हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लें, खुद को एडजस्ट कर लें, खुद को मेंटेन कर लें, वो फैक्टर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है यदि वास्तव में देखा जाए तो। और वास्तव में देखा जाए तो इन्वेस्टर, पब्लिक, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, मिडिलमैन, ये सबको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा मेहनत करने, थोड़ा प्रयास करने के बावजूद। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, स्टेटरी इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यदि वास्तव में देखा जाए तो ये 1, 2, 3, 4 पांच जो आप देख रहे हो, ये पांचों हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। इसमें हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में डाल दें, प्राकृतिक वातावरण, बाढ़ आ जाती है, क्या उस पर हमारा कंट्रोल है? भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, क्या उस पर हमारा कोई कंट्रोल है? महामारी फैल जाती है, क्या उस पर हमारा कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये महामारी के कारण आज देख रहे होंगे कोरोना, ठीक, कोरोना संक्रमण, कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, इसके कारण हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, सारे व्यवसाय बंद हो चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या स्पिरिचुअल नहीं है, उसका कारण नेचुरल इन्वायरमेंट है। बाढ़ आ जाने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, हमारी बिजनेस बंद हो जाती है। वो फैक्टर कौन है? नेचुरल इन्वायरमेंट। भूकंप आ जाने के कारण, तो ये सब जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम इनको भी इन्वायरमेंट में शामिल करें क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस को किसी न किसी रूप से इफेक्ट डालती है। करेक्ट? तो ये सारे जो आप देख रहे हो वास्तव में ये इन्वायरमेंट है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, बस जो चीज मैंने समझाया है उसी चीज को दोबारा रिपीट करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल रूप में, तो बिजनेस के अंदर, हमारे व्यवसाय के अंदर, ये इसको इंटरनल ना कहना है, इसको ये इंटरनल ही है, बिजनेस के बाहर है। ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल। हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, संगठन संरचना है, जो हमारे फैक्ट्री या तो फिर हमारे संस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, ये सब के सब हमारे बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट है। और इंटरनल इन्वायरमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट है।
चलो बिजनेस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा समझे हम लोग। ऐसे तो समझ चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या, लेकिन फिर भी चलो हम लोग डेफिनेशन ले लें बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम ऑफ टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम उन सारे के सारे फैक्टर्स, सम टोटल, सॉरी सम बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब यार द सम ऑफ टोटल दोज फैक्टर्स, उन सारे के सारे फैक्टर्स को, उन सारे के सारे अवयवों को शामिल करते हैं विच इन्फ्लुएंस, जो व्यवसाय में मौजूद है, जो व्यवसाय में मौजूद है और जो प्रभावित करते हैं किसको, बिजनेस को, एंड अदर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। हम व्यावसायिक वातावरण में उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे अवयवों को शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, स्टेटवरी एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारे जितने भी एनवायरनमेंट है इस पर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल, और ऐसे इन्वायरमेंट को ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे। करेक्ट, हैज नो कंट्रोल, बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को डालना पड़ता है। इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पर ये कर ले, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या कोई भी वातावरण हमें रॉन्ग इफेक्ट करता है, हमें बैड इफेक्ट करता है? नो, कोई भी इन्वायरमेंट हमारे लिए दो चीजें लेकर के आता है, एक अपॉर्चुनिटी और दूसरा थ्रेट्स। यानी एक मौका लेकर के आता है हमें कुछ नया करने का, इनोवेट करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। आज देख रहे हो कि कोरोना महामारी, एक तो सबसे पहली बात कोरोना महामारी के आने से एक और हमारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो तहस नहस हो गई। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आया। क्या अपॉर्चुनिटी लेकर के आया? तो महामारी को दूर करने के लिए अब हम अपने चिकित्सा के क्षेत्र को हम इस तरह से डेवलप करेंगे कि हम किसी भी महामारी के लड़ने, हम किसी महामारी से बचने के उपाय को ढूंढ सके। अब हम अपने पैसे को, अब हमारी सरकार अपने पैसे को चिकित्सा के क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी और हमारे देश को महामारी से बचने के उपाय को ढूंढेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गया, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग मास्क वगैरह के धंधे में जुट गए हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के उपाय को ढूंढते हैं और यूट्यूब चैनल वगैरह पर डालते हैं कि चलो कम से कम मेरा उपाय ये लोग कर ले। तो बहुत सारे मौके भी लेकर के आए, लेकिन मौका से ज्यादा कोरोना वायरस थ्रेट्स यानी जोखिम को लेकर के आए हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थ्रेट्स यानी जोखिम और अपॉर्चुनिटी, अवसर दोनों ही लेकर के आता है। अब हम उन अवसरों को पहचानें, उसको स्कैन करें और हम उन अवसरों का लाभ उठाएं। यदि हम इन्वायरमेंट का स्टडी नहीं करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं जानेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को, कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बदलाव के कारण या नेचुरल इन्वायरमेंट में बदलाव के कारण या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बदलाव के कारण हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल जाता है, सोशल इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर बदल जाता है, हमारी फैशन बदल जाती है, सामाजिक फैशन, सामाजिक रीति रिवाज बदल जाती है, या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बदल जाता है, हमारी तकनीकी बदल जाती है, तो हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो हमारे लिए रिस्क, जोखिम लेकर के आ रहा है, हमारे लिए लॉस लेकर के आ रहा है, या फिर इन फ्यूचर हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। ये जानने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और वो फैक्टर में यदि थोड़ा सा भी चेंजेस होता है
थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो इस बदलाव का, इस परिवर्तन का हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे व्यवसाय की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगी, हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इस प्रभाव को चेक करने के लिए, जानने के लिए हमें इन्वायरमेंट का स्टडी करना है और इन्वायरमेंट का स्टडी करने के बाद हम उसे स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि आखिर हमारे बिजनेस को किस तरह से, क्या अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है या हमारे बिजनेस में क्या डिस्टर्बेंस होने वाला है, क्या लॉस आने वाला है। और यदि इस बात का पता हमें पहले चल जाता है तो हम सचेत हो जाते हैं और हम या तो अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में लग जाते हैं या तो हम अपने बिजनेस रिस्क को कम करने में लग जाते हैं। क्लियर है? In other words, business environments is the sum total of all individuals, institutions and other forces. चलो, अब यहां पर एक नया टॉपिक, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक वातावरण इज द सम ऑफ टोटल में उन सारे को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? ऑल इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है एक व्यक्ति, इंडिविजुअल्स का मतलब एक व्यक्ति। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है संस्था और अदर फोर्सेस। मैंने थोड़ा देर पहले ये बताया था, आपको याद होगा। तो इंडिविजुअल में हम किसको शामिल करेंगे? कंपटीटर को, कस्टमर को, सप्लायर को, मिडिलमैन को, इन्वेस्टर को। ये सब के सब क्या है? इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशंस में किसको शामिल करेंगे? इंस्टीट्यूशंस में शामिल करेंगे एजेंसी को, इंस्टीट्यूशंस में शामिल करेंगे हम लोग बैंक को, इंस्टीट्यूशंस में शामिल करेंगे हम लोग कंपनी को। ठीक। और अदर फोर्सेस में हम लोग शामिल करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, गवर्नमेंट को, सरकार की नीति को, सोशल इन्वायरमेंट को। ये सब अदर फोर्सेस हैं। तो वो सारी शक्तियां इन्वायरमेंट के अंदर, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत, वो सारी शक्तियां कौन हो? जो इंडिविजुअल हो, जो इंस्टीट्यूशन संस्था के रूप में हो, और अदर फोर्सेस को शामिल किया जाता है दैट लाई आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे व्यावसायिक संस्था, व्यावसायिक संगठन के कंट्रोल से बाहर हो, कंट्रोल से परे हो, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल न हो, बट दैट में अफेक्ट इट्स वर्किंग, लेकिन हमें वो किसी न किसी प्रकार से अफेक्ट कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो। क्लियर है? तो कंक्लूजन के रूप में आप कह सकते हो कि व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उन सारे फोर्सेस को, उन सारी शक्तियां को, उन सारे फोर्सेस, उन सारी शक्तियां को शामिल करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो घटक हैं, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्टेटरी इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे जो इन्वायरमेंट है जिसका नाम अभी मैं बोला हूं, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस के आउटसाइड एस्टैब्लिश है, हमारे बिजनेस के बाहर है, जिसका हमारे बिजनेस के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है और इस पर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की विशेषताएं क्या है। चलो, बिजनेस इन्वायरमेंट की विशेषता यदि आप समझ लेते हो तो बिजनेस इन्वायरमेंट में लगभग 99% आप बिजनेस इन्वायरमेंट से एग्री हो जाओगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। पहला फीचर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट का टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हम वैसे ही एलिमेंट्स को, वैसे फोर्सेस को, वैसे शक्तियां को शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि बिजनेस के आउटसाइड, बिजनेस के बाहर मौजूद है। जो हमारे बिजनेस के आउटसाइड यानी बाहर मौजूद है, हम उसी फोर्सेस को शामिल करते हैं, क्योंकि जो हमारे बिजनेस के बाहर मौजूद है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। देखो ना, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ टोटल of all those factors या forces which are available outside, not inside, outside the business and over which the business has no control, जिसका हमारे व्यवसाय जिसके ऊपर हमारे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल ना हो। सेकंड हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, इसका मतलब है कि हमने शक्तियां, हमने फोर्सेस को, हमने एलिमेंट को दो भागों में बांट दिया, एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और दूसरा जनरल फोर्सेस, सामान्य शक्तियां। एक स्पेसिफिक विशिष्ट शक्तियां और दूसरा जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्सेस जो होता है यानी जो विशिष्ट शक्तियां होती है वो सभी व्यावसायिक संस्थाओं पर अलग अलग प्रभाव डालती है, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर अलग अलग इफेक्ट डालती है, अलग अलग संस्था पर, अलग अलग कंपनियों पर अलग अलग इफेक्ट डालती है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। लेकिन जो आप जनरल फोर्सेस की बात कर रहे हो, सामान्य शक्तियों की बात कर रहे हो, वो सारे व्यावसायिक संस्थाओं पर, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में, जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी कल कारखाने हैं और भी जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उन सब पर एक समान रूप से इफेक्ट करती हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल फोर्सेस। और जो अलग अलग ढंग से किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा इफेक्ट डालती है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक। द फोर्सेस प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्पेसिफिक एंड जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी शक्तियां जो फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को किसी न किसी रूप में इफेक्ट करती है, उन्हें हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं, एक स्पेसिफिक विशिष्ट और दूसरा जनरल सामान्य। चलो स्पेसिफिक देखते हैं। स्पेसिफिक मैंने पहले क्या था, स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, स्पेसिफिक्स वो फोर्स है, वो शक्तियां हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो अवयव हैं दैट इफेक्ट इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, जो हमारे व्यावसायिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से और इमीडिएटली यानी तुरंत इफेक्ट करती है। दीज फोर्सेस आर कस्टमर्स, मैंने बोला था कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपिटिटिव या कंपिटिटर फर्म्स, इन्वेस्टर्स, etc। यानी स्पेसिफिक फोर्सेस में उन सारे, स्पेसिफिक में हम लोग इंडिविजुअल को रखें तो कोई बुरा नहीं होगा, इंडिविजुअल। तो स्पेसिफिक में हम लोग उन सारे फोर्सेस को शामिल करते हैं जो हमारे व्यावसायिक संस्था को अलग अलग ढंग से इफेक्ट करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है और इमीडिएट इफेक्ट करती है। और स्पेसिफिक में हम लोग शामिल करते हैं किसको किसको? कस्टमर्स को, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपिटिटर्स और इन्वेस्टर्स। करेक्ट। अब जनरल की बात करें तो जनरल में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्टेटरी इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इन सारे को हम लोग शामिल करते हैं। चलो जनरल इन्वायरमेंट, जनरल जो हमारा फोर्सेस है वो कौन सा फोर्सेस है? दीज फोर्सेस इफेक्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज इक्वली। मैंने कहा था ना कि ये जो फोर्सेस है, जनरल फोर्सेस है, वो सारे इंडस्ट्रीज को इक्वली समान रूप से इफेक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, जनरल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस that have impact on all business organization of a country and thus may affect an individual's organizations only indirectly। यानी जनरल फोर्सेस के अंतर्गत हम वैसे फोर्सेस को शामिल करते हैं जो हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उनको सिमिलरली एक समान रूप से इक्वली ढंग से इफेक्ट करती है। और
ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। और इस फोर्सेस में हम लोग शामिल करते हैं किसको? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, सोशल इन्वायरमेंट को, सप्लायर्स को, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, लीगल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग स्टेटरी इन्वायरमेंट कहते हैं, टेक्निकल सिचुएशंस जिसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये सारे के सारे फोर्सेस जनरल फोर्सेस हैं। जनरल तो अभी अपने लोग पढ़ ही हैं। चलो नंबर 4 में है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर, अब ये डायनामिक नेचर क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है गतिशील और नेचर का मतलब प्रकृति। ये जो आप इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, हम लोग अभी बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फीचर्स होता है डायनामिक, यानी हमेशा डायनामिक, हमेशा बदलते रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंजेस होते रहता है, बदलते रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजेस विद द टाइम। समय समय पर हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो स्टेटरी इन्वायरमेंट हो, कोई सा भी इन्वायरमेंट हो, समय समय पर बदलते रहता है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, आज से 20 साल पहले जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट था, जो हमारा सोशल कल्चर था, जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज थी, जो हमारी सामाजिक कंसेप्ट, जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं थी, वो आज भी है या बदल गया। आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 1 महीना पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी है या हम टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़े हैं? बहुत आगे बढ़ते हैं। आए दिन तकनीकी में परिवर्तन होते रहता है। अब मोबाइल को ही देख लो, 4G से हम लोग 5G पर आ गए, 3G से 4G, 4G से हम लोग 5G पर आ गए। मोबाइल में ही देख लो, नए नए टेक्नोलॉजी के मोबाइल आए दिन हमारे हाथ में रहती है। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी हमेशा चेंज होती रहती है। और सिर्फ सोशल और टेक्नोलॉजिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सारे इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। वो डायनामिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, चाहे वो हमारा स्टेटरी इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो। क्या सरकारें एक समान स्थिर रहती है? उसमें भी बदलाव होता है। हर 5 साल पर सत्ता का परिवर्तन होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। So changing with time. However, these changes may not be uniform for all environment factors. For example, technological changes is very fast, but social changes is very slow. कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो वेरी फास्ट होते हैं, जिसमें बहुत तेजी से बदलाव आती है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लेकिन कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होती है जिसमें बहुत देरी से परिवर्तन आता है, काफी धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और वो है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें अनिश्चितता पाई जाती है। कब क्या होगा, कब कौन सा इन्वायरमेंट चेंज होगा, ये कोई नहीं जानता है। कब हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदलेगा, कब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बदलेगी, कब हमारा सोशल कल्चर बदलेगा, कब हमारा टेक्नोलॉजी बदलेगा, ये कोई नहीं जानता है। और किस तरह का चेंजेस होगा, किस तरह की परिवर्तन होगी, ये कोई नहीं जानती, जिसको हम लोग कहते हैं अनसर्टेन, का मतलब अनिश्चितता। चलो देखते हैं। नथिंग कैन बी सेड विथ एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स of the business environment is because they continue to change quickly. The professional people who determine the business strategy take into consideration the likely changes beforehand. यानी हमारा जो व्यवसायिक वातावरण है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है इसका पहले से कि क्या होगा।
किस तरह की स्थिति बनेगी, किस तरह के इन्वायरमेंट में, कौन से इन्वायरमेंट में चेंजेस होगा और किस तरह का चेंजेस होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। इसको हम लोग कहते हैं अनसर्टेन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटी। हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में यदि किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो ये पता नहीं चल पाता है कि किस इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण, कौन से इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स जटिलता होती है। Environment comprised of many factors. All these factors are related to each other. Environment में कोई एक फैक्टर नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बहुत सारे इन्वायरमेंट इंक्लूड होते हैं। बट यदि किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है और चेंजेस का प्रभाव, किसी प्रकार का परिवर्तन का प्रभाव यदि हमारे बिजनेस पर पड़ता है, तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये परिवर्तन किसके कारण हुआ है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण हुआ है, या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण हुआ है, या फिर तो सोशल इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण था, उस दिन आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में बहुत उछाल आया था। तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण इस तरह का बदलाव हुआ शेयर मार्केट में, या तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, या फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने के कारण हुआ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात हो जाती है, जटिलता वाली बात हो जाती है। ये थोड़ा सा उलझा हुआ है कि किस इन्वायरमेंट, चूंकि एक दूसरे से, कोई भी इन्वायरमेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यदि एक इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होता है तो दूसरा, इसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो इसका प्रभाव हमारे स्टेटवरी इन्वायरमेंट पर भी पड़ेगा। यानी सत्ता में परिवर्तन हो जाए और कोई दूसरी सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए सपोज करो, तो फिर कांग्रेस की जो व्यवसाय के प्रति जो नीति होगी, पॉलिसी होगी, वो अलग होगी। तो यहाँ पर हमारा स्टेटवरी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि सोशल इन्वायरमेंट यदि चेंज हो जाए तो इसका प्रभाव हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर भी पड़ता है। यदि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, यदि तकनीकी में परिवर्तन हो जाए, तो इसका प्रभाव हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पर भी पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई बात है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी यानी सापेक्षता। Business environment is related to the local condition, and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries and different even in the same country at different places. व्यावसायिक वातावरण अलग अलग कंट्री में अलग अलग इफेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग रिलीजन पर, अलग अलग धर्म में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से इफेक्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस इन्वायरमेंट यदि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ या सोशल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ तो ये सारे देश के उद्योग धंधों को एक समान ढंग से प्रभावित करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग प्रकार का कल्चर है। और यही कारण है कि यदि किसी भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है तो यह जरूरी नहीं है कि पूरे देश में, पूरे कंट्री में एक जैसा बिजनेस पर एक जैसा इफेक्ट डालेगा।
या पूरे देश की इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे पर, कल कारखाने पर एक जैसा इफेक्ट नहीं डाल सकता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि अलग अलग कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी स्टेट है और हर स्टेट में अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है। तो ये अलग अलग होने के कारण, अनेकता होने के कारण बिजनेस इन्वायरमेंट एक समान रूप से इफेक्ट नहीं डालती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर से, इस चार्ट से आप समझ सकते हो। ठीक, सबसे पहले मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटा, आप देख रहे होंगे, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। जरा सा सुनेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस के अंदर मौजूद रहता है, जो हमारी व्यावसायिक संस्था, हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मौजूद होता है और इसको हम खुद बनाते हैं, हम अपने जैसा बनाते हैं। हम अपने बिजनेस के नेचर, हम अपने बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग हम इस तरह के इन्वायरमेंट को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट पर हमारा खुद का कंट्रोल है, बिजनेस के ऑनर का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है। बिजनेस का ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे चाहे अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। और इसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट ना कहें तो ही अच्छा होगा। चलो देखते हैं कौन कौन है। हमारे बिजनेस के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमारे बिजनेस के उद्देश्य, गोल, लक्ष्य। और ये खुद बिजनेस का ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करता है कि हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है। और समय आने पर हम अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवसाय की नीति। ठीक, व्यवसायिक नीति, बिजनेस पॉलिसीज बिजनेस का ऑनर ही डिसाइड करता है, वही निर्णय लेता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बिजनेस पॉलिसी तैयार की जाती है और समय आने पर पॉलिसी में भी चेंजेस किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी संगठन संरचना। बिजनेस का संगठन संरचना। अब बिजनेस का संगठन संरचना बिजनेस के नेचर पर, बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो। स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्कूल के जैसा, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल के जैसा, किसी व्यावसायिक इकाई का बिजनेस के जैसा स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं हो सकता है। तो संगठन संरचना भी अलग अलग होती है और ये तय करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंध। इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां पर नंबर छूट गया, 5 नंबर, इसको 6 कर लें, इसको 7 कर लें। प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन की जो विधि है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन की जो क्षमता है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, व्यवसाय का उद्देश्य या लक्ष्य, व्यवसाय की नीति, व्यवसाय का संगठन संरचना, व्यवसाय का प्रबंध, इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी संदेश वाहन जो हमारी पद्धति है, संप्रेषण पद्धति, प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन का विधि और उत्पादन क्षमता, ये सब के सब इंटरनल इन्वायरमेंट है। और इसको बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मैनेजमेंट जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। इसमें बदलाव समय समय पर लाया जा सकता है और इस पर हमारा कंट्रोल है। सो दिस इज नॉट अ बिजनेस और अ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर? अब आ जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य वातावरण। ठीक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाह्य वातावरण। बाहरी वातावरण वो वातावरण होते हैं
जो हमारे बिजनेस के बाहर मौजूद हो, बिजनेस के अंदर नहीं, जो हमारे बिजनेस के बाहर मौजूद हो, आउटसाइड जिसको हम लोग कहते हैं। और ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ एलिमेंट्स, कुछ फोर्सेस पर, कुछ शक्तियों पर हमारा कंट्रोल है। थोड़ा सा प्रयास करने के बाद, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद हम इस पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। क्लियर? यानी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट या माइक्रो इन्वायरमेंट में हम लोग वैसे इन्वायरमेंट को, वैसे फोर्सेस को, वैसे एलिमेंट को शामिल करते हैं जिस पर जो हमारे बिजनेस के बाहर मौजूद हो, जैसे कस्टमर, ग्राहक, इन्वेस्टर्स, निवेशक, कंपटीटर्स, प्रतियोगी, सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ता एंड इंटरमीडिएटर, मध्य या बिचौलिया जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, विपणन मध्यस्थ भी इसको कह सकते हो। तो ये सारे जितने भी हैं, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स और इंटरमीडिएटर, विपणन मध्यस्थ, ये सब के सब माइक्रो इन्वायरमेंट है। और माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग, इस तरह के फोर्सेस को शामिल करते हैं। इंडिविजुअल, ये सब इंडिविजुअल, ये सब इंडिविजुअल्स, और ऐसे इंडिविजुअल्स, फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करते हैं। कस्टमर ना होगा तो फिर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है। इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, यहाँ पर मैंने यहाँ सप्लायर्स है, कंपटीटर्स और इंटरमीडिएटर्स, ये सब के सब, इन सभी का हमारे बिजनेस के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध है। और ये हमारे बिजनेस के बाहर है, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करते हैं। लेकिन इन सभी पर थोड़ा सा प्रयास करके हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप मैक्रो इन्वायरमेंट देख रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल इन्वायरमेंट, यानी सामान्य वातावरण, और ये इसमें आप लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जैसा मैंने अभी बताया, आर्थिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण, लीगल इन्वायरमेंट, वैधानिक, जिसको स्टेटवरी इन्वायरमेंट हम लोग कहते हैं, वैधानिक वातावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी तकनीकी वातावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और एक और जोड़ सकते हो 6 नंबर में, नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि अभी जीता जागता उदाहरण है कोरोना वायरस। ठीक, तो इतने सारे जो इन्वायरमेंट है, ये सब जनरल इन्वायरमेंट है, और लगभग ये सारे इंडस्ट्रीज को, सारे औद्योगिक इकाई को एक समान ढंग से प्रभावित करते हैं, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब जरा समझें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही इस दोनों में क्या अंतर है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इस दोनों में क्या अंतर है? पहला अंतर तो ये है कि ये जो माइक्रो है, इसमें जितने भी फोर्सेस है, इनका व्यवसाय के साथ बहुत नजदीकी रिश्ता है, बहुत नजदीकी संबंध है। करेक्ट? और ये जो आप देख रहे हो मैक्रो इन्वायरमेंट, इसका हमारे बिजनेस के साथ नजदीकी नहीं बल्कि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पहला अंतर। करेक्ट?
दूसरा अंतर है कि ये इंडिविजुअल है जबकि ये अदर है। ये इंडिविजुअल फोर्सेस में आता है और जबकि ये अदर फोर्सेस में आता है। करेक्ट। नंबर 3, ये सारे बिजनेस इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। लेकिन ये जितने भी हमारे देश में इंडस्ट्रीज है, जितने भी बिजनेस है, जितने भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जितने भी उद्योग धंधे, इन सभी को एक समान रूप से प्रभावित करती है। क्लियर है? इस पर हम प्रयास करके थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम इस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें खुद के बिजनेस को, अपने उद्योग धंधे को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो ये था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच का डिफरेंस, अंतर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। मैंने बताया इंटरनल एनवायरनमेंट, अभी तुरंत इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को शामिल करते हैं, पॉलिसीज को शामिल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग शामिल करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को शामिल करते हैं, प्रोडक्शन मेथड को शामिल करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम लोग शामिल करते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के अंदर मौजूद होता है और इस पर हमारा कंट्रोलिंग है। हम जैसे चाहें वैसे इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग ना माने तो ही ज्यादा बेहतर है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स और ऑल दोज फोर्सेस व्हिच इन्फ्लुएंस बिजनेस, जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, एंड व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ, जो हमारे बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं। These factors are usually under the control of business, और ऐसे फैक्टर पर हमारे बिजनेस का कंट्रोल, फुल्ली कंट्रोल होता है। ठीक, और ये फैक्टर्स है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का उद्देश्य, व्यवसाय का लक्ष्य, व्यवसाय का गोल, व्यवसाय का एम। दूसरा फैक्टर है पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की नीति, जो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करती है पॉलिसी, और समय आने पर इसमें बदलाव भी ला सकती है। थर्ड नंबर में है प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारे बिजनेस का उत्पादन क्षमता क्या होगा। जरूरत पड़ने पर हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम अपने उत्पादन क्षमता को घटा सकते हैं, यानी डिमांड बढ़ने पर हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो डिमांड कम होने पर हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को घटा सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड, टेक्नोलॉजी चेंज होने पर हम अपने प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होने पर हम अपने प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम अपने मैनेजमेंट में, हम अपने प्रबंध व्यवस्था में भी बदलाव ला सकते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल में किसको शामिल करें, किसको हटाए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारे संगठन का संरचना कैसे होगा, किस तरह का हमारा संगठन होगा, ये हमारे बिजनेस के साइज और बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समय समय पर हम बदलाव ला सकते हैं। करेक्ट, ये था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट पर हमारा कंट्रोल होता है, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी थोड़ा देर पहले मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे बिजनेस के आउटसाइड, बाहर मौजूद होता है, और इसमें हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, यानी स्पेसिफिक और दूसरा जनरल। ठीक, या फिर ऑपरेटिंग और जनरल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम किसको शामिल करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स, वे सारे फैक्टर, वे सारे फोर्सेस को शामिल करते हैं व्हिच इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करता है बिजनेस एंड एग्जिट्स आउटसाइड द बिजनेस, जो व्यवसाय के बाहर मौजूद होते हैं और जो व्यवसाय को अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर दोज विथ which a particular company has very close relationship, कुछ ऐसे ही फोर्सेस होते हैं जिसका हमारे संस्था के साथ, हमारी कंपनी के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेशन होता है, बहुत ही नजदीकी संबंध होता है। बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स,
ऐसे फैक्टर्स पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्टडी करना काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्टडी नहीं करते हैं, उसको स्कैन नहीं कर पाएंगे और परिस्थिति के अनुसार हम अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पाएंगे, हम अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे। यदि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगा तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, एक एमआई और दूसरा एमए। अब आते हैं एमआई एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इसको हम लोग कहते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचारात्मक वातावरण। इसको हम लोग सूक्ष्म भी कहते हैं, हिंदी में सूक्ष्म वातावरण। या संचारात्मक वातावरण। चलो, सूक्ष्म वातावरण क्या होता है या संचारात्मक वातावरण क्या होता है? ये जो सूक्ष्म वातावरण की बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में हम लोग इंडिविजुअल्स को शामिल करते हैं, हम लोग ऐसे फैक्टर्स को शामिल करते हैं, है एक्सटर्नल, बट ऐसे फैक्टर को हम लोग शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर मौजूद है और जिसका हमारे बिजनेस के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेशन है। इसमें कस्टमर, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटर, इन्वेस्टर, हम लोग कंपटीटर, ऐसे फैक्टर्स को हम लोग शामिल करते हैं। चलो देखते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण means that environment which includes those factors, हम लोग वैसे फैक्टर्स को या वैसे फोर्सेस को शामिल करते हैं with which business is closely related, जिसका व्यवसाय के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध हो। These factors influence every industry's unique different, ये जितने भी व्यावसायिक संस्था है इसको एक समान रूप से प्रभावित नहीं करती है, बल्कि अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है, अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है। These factors are as under, कौन कौन से फैक्टर है जरा सा देख लो। पहला कस्टमर, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा सप्लायर्स, जिसको हम लोग कहते हैं आपूर्तिकर्ता। कस्टमर्स मीन्स होता है ग्राहक, तो मैंने बता चुका था। सप्लायर्स आपूर्तिकर्ता। कंपटीटर्स का मतलब प्रतियोगी। पब्लिक का मतलब जनता। मार्केटिंग मीडिएटर यानी विपणन मध्यस्थ, जिसको इंटरमीडिएटर भी कहते हैं। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब माइक्रो है, सूक्ष्म है, और ये सभी अलग अलग प्रकार से हर बिजनेस कंसर्न को, हर इंडस्ट्रीज को अलग अलग प्रकार से इफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट आ जाए हम लोग मैक्रो यानी समष्टि। समष्टि वातावरण कहते हैं हिंदी में हम लोग। और वास्तव में यदि देखा जाए तो माइक्रो एनवायरनमेंट ही, वास्तव में यदि देखा जाए तो मैक्रो एनवायरनमेंट ही, समष्टि वातावरण ही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ये बिजनेस के बाहर मौजूद तो होते हैं, बिजनेस का इनके साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन ये सारे बिजनेस को, सारे इंडस्ट्रीज को, कल कारखाने को ये एक समान रूप से इफेक्ट करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट, समष्टि वातावरण। that environment which includes those factors or those forces which have a distinct relation with business, दूर का रिश्ता होता है। commented features of these business is that they influence all the business unit almost in the same way या इक्वली। ये जो इन्वायरमेंट होते हैं ये सारे बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को ये ऑलमोस्ट इन द सेम वे इन्फ्लुएंस करते हैं
प्रभावित करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कुल मिलाकर के 6। एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तीसरा सोशल इन्वायरमेंट, चौथा लीगल इन्वायरमेंट, पांचवा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और छठा मैंने बताया था क्या, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये सारे जितने भी मैंने 6 लिखा वो सब के सब मैक्रो इन्वायरमेंट है, समष्टि वातावरण है। और समष्टि वातावरण में हम लोग 6 को रखते हैं। एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आर्थिक वातावरण, दूसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राजनीतिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण, लीगल इन्वायरमेंट, वैधानिक या स्टेचुटरी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी तकनीकी वातावरण, और नेचुरल इन्वायरमेंट प्राकृतिक वातावरण। ये सारे इन्वायरमेंट है जिसे हम लोग वास्तव में बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, और ये एक्सटर्नल है और इसको हम लोग जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और जनरल इन्वायरमेंट को या फिर मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्या है और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमें पढ़ना है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आगे के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये सारे इन्वायरमेंट कैसे हमारे बिजनेस को या इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं। और इसी में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक पॉलिसी में 1991 में जो मनमोहन सिंह ने दिया था इकोनॉमिक पॉलिसी, और एलपीजी उसका नाम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होता है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास क्विकली पहुंच सके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।